19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान भड़के तशद्दुद में सरकारी इमलाक के नुकसान की भरपाई और वसूलियाबी के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश ने मुलजमीन के नाम और तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लखनऊ के कई अहम चौराहों और शाहराहों पर नस्ब कर दिए हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारिक कमर की ये रिपोर्ट। ये है लखनऊ का दिल कहलाने वाला हजरतगंज चौराहा, जिसका नाम अटल चौक कर दिया गया है। यहां पर 57 लोगों की होर्डिंग्स इनकी तस्वीरों, नाम, वलीदियत और मुकम्मल पते के साथ लगाए गए हैं। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि होर्डिंग पर दिए गए लोगों से कितनी रकम वसूल की जाएगी। 4 होर्डिंग्स पर 57 लोगों के नाम हैं, जिनसे कुल मिलाकर 1,55,62,533 रुपए की रकम वसूल की जानी है। खास बात यह है कि इन नामों में मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्ब सादिक के बेटे कल्ब सिब्तैन नूरी, मारूफ आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास, साबिक आईजी SR दारापुरी, सदफ जाफर और शोएब एडवोकेट के नाम भी शामिल हैं। शोएब एडवोकेट कहते हैं कि हुकूमत की ईमा पर पुलिस इंतजामिया के जरिए की गई ये कार्रवाई गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर दस्तूरी है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने मुझे दंगा रोकने और सयाहों की हिफाजत करने का ये सिला दिया है कि मेरे नाम की होर्डिंग्स लखनऊ के चौराहों पर लगा दी गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुकदमा चलता, मुकदमे का फैसला आता और उसके बाद ये कार्रवाई होती। ये डबल जेओपार्डी है, कानून के ख़िलाफ़ फिर कह रहा हूँ है, और जिन लोगों के भी ख़िलाफ़ है हम उनके साथ खड़े हैं। अपने लिए तो हम करेंगे ही कार्रवाई, लेकिन हर उस आदमी के लिए करेंगे जो इससे परेशान होगा, खौफज़दा होगा, जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ ये गैर कानूनी ऑर्डर किया गया है, उन सब के साथ खड़े हैं और उनके लिए हम कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट में करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है, तो कहीं ना कहीं तौहीन का मामला भी बनता है। तो इस बाब में क्या वजाहत फरमाएंगे आप? तौहीन पूरी तरह से की गई है। हर इंसान की एक इज़्ज़त होती है और इज़्ज़त से जीने का हक़ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारे उस जीने के हक़ को छीना गया है और हमारी इज़्ज़त पर बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की गई है। उसके लिए भी हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। दंगाइयों ने जिस तरीक़े से मुनज़्ज़म तरीक़े से किया, उसमें यहाँ की एजेंसीज़ जो हैं वो नाकाम रहीं। लिहाजा अब कुछ न कुछ तो उनको अपनी चीज़ों को पेश करना है और अपने दामन को बचाना है। जब ये मामला चल रहा था तो मैं बड़े इमामबाड़े 19 तारीख़ को गया था, और बड़े इमामबाड़े में चूँकि बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के और बैरून मुल्क के सयाह मौजूद थे, और उसके सामने 100 कदम के ऊपर 100 मीटर पे फासले पे कई हज़ार की पब्लिक जमा थी। इस बात का ख़दशा था कि वो पब्लिक कहीं नुकसान ना पहुंचाए इन सयाहों का, जो अजनबी सयाह आए हुए हैं। लिहाजा मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैं गया और मैंने उन लोगों को मुंतशिर किया जो वहाँ हज़ारों की संख्या में थे। उस वक़्त वहाँ लखनऊ शहर के SP सिटी भी मौजूद थे, ACM भी मौजूद थे। उनके सामने उनको मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर विसर्जित कर दिया, और मैं 5 से 7 मिनट में लौट आया शांतिपूर्ण ढंग से। जिस वक़्त पूरे लखनऊ में हुड़दंग हो रहा था, उस वक़्त मैंने अपने ज़िला इंतज़ामिया की मदद करते हुए इस काम को अंजाम दिया कि वहाँ पर एक कंकरी नहीं चली। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश के इशारे पर जुर्माने की वसूलियाबी के लिए लखनऊ के चौराहों और सड़कों पर मुलजिमीन के होर्डिंग्स लगाने का अमल गैर कानूनी, गैर दस्तूरी होने के साथ साथ इज्जतदार शहरियों की तौहीन है। इसकी मजम्मत व मुखालफत की जानी चाहिए। जो 19 दिसंबर को वायलेंस हुआ था उसका सभी ने कंडेम किया, किसी ने ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट नहीं किया, और सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद कई FIR हुई, कई लोग जेल गए। ऑलरेडी मैटर ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके कुछ लोगों की फ़ोटो लगाई गई हैं, जिनमें कि उलमा भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं,
और एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी हैं और लेडी भी हैं। ये कहीं ना कहीं बेसिक ह्यूमन राइट्स का हम समझते हैं कि वायलेशन है। अहम बात यह है कि मामला अदालत के ज़ेर गौर है। फैसला आने से कबल हुकूमत के इशारे पर पुलिस इंतजामिया का ये अमल बाइस अफसोस और काबिल मजम्मत है। क्या किसी जमहूरी हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि वो अपने शहरियों से हर्जाना वसूल करने के लिए इसकी तस्वीरें चौराहे पर लगाए और पुलिस की गोली से मारे गए लोगों से मुतालिक बुतों की खामोशी इख्तियार कर ले? लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। फंड की कमी का शिकार एक और बैंक। जी हां, यस बैंक के अकाउंट और शेयर होल्डर RBI के फैसले से परेशान हो गए हैं। यस बैंक अकाउंट होल्डरों के लिए एक माह में महज 50,000 रुपए तक ही निकाल सकने की बंदिश लगा दिए जाने के बाद यस बैंक के अकाउंट होल्डर परेशान है। मेरठ में भी सुबह से ही बैंक की ब्रांच में खातेदारों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। करंट अकाउंट वाले कारोबारी काफी परेशान नजर आए और इस मामले को जल्द हल किए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया। बैंक के अकाउंट होल्डर जो हैं वो सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं RBI की गाइडलाइन के बाद और ऐलान के बाद से एक तरह का जो पैनिक लोगों में है अकाउंट होल्डर्स के अंदर। अब मेरठ में भी ये देखा जा रहा है कि जो यस बैंक की ब्रांच है वहाँ पर भी लोग अकाउंट होल्डर्स पहुँच रहे हैं और विड्रॉल को लेकर बड़े परेशान हैं। किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को सामने आ रही हैं? सर, मेरा नाम DP पाहवा है और मैं पाहवा गारमेंट्स के नाम से फैमिली वेयर शोरूम चलाता हूँ सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर मेरठ में। आप देखिए ना, एकदम से ये विपदा सी आ गई व्यापारियों पे भी, सभी लोगों पे। किसी ने कोई शादी करनी है, किसी ने ब्याह करना है, किसी ने पेमेंट देनी है। हम लोग तो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे इस तरह से। कैसे पेमेंट की जाएगी? और हमारा करंट अकाउंट है यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं हम 4-6 बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं, एक ही बैंक में अकाउंट होता है। अब 50,000 रुपये में हम किस किस को पैसा दें और किस किस को ना दें, और कैसे कारोबार को चलाएंगे? हमारे यहाँ पर 3 या 4 अकाउंट है, मेरी मदर का, फादर का, एक मेरा सेविंग है, एक मेरा करंट अकाउंट है। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन येस बैंक से ही होती हैं और कम से कम 20-25 लाख रुपए पड़ा हुआ है। सारा बिजनेस मेरा येस बैंक से ही चल रहा है और पैसे विड्रॉल करने की लिमिट बांधी है इन्होंने 50,000 रुपये सिर्फ, वो भी महीने के अंदर। हम तो एक दिन पे सड़क पे आ जाएंगे। हम अपने कारीगरों को कहाँ से पैसा देंगे? 20 बंदों की लेबर है मेरे पास। साफ तौर पर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका यही कहना है कि इस तरह के मामले जो भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में बैंक का आया हो और इसके बाद अब यस बैंक में कि सिर्फ 50,000 ही लिमिट तय कर दी गई है, एक महीने में अकाउंट होल्डर्स निकाल सकते हैं। इससे एक पैनिक तो है, लेकिन एक भरोसा भी लोगों का बैंकिंग सिस्टम से, खासतौर पर जो प्राइवेट बैंक सिस्टम है उन पर से कम हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। एक जानिब जहां गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले बरसे, वहीं आसमान से आग के 3 गोले भी गिरे, जिसके बाद हर जानिब अफरा तफरी मच गई और मकामी लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। हमारे नुमाइंदे शक्ति ने हालात का जायजा लिया। में कल बारिश के बाद गाजियाबाद में 3 जगह इसी इलाके में आग के गोले गिरे थे। बताया गया था ये उल्का पिंड है और आज शाम का समय है, आज दोबारा बारिश हुई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बार फिर उसी जगह ये देखिए बारिश पड़ते ही यहाँ पर आग से धधक रहा है। हालांकि सुबह दिन में यहाँ पर कहते हैं ये खत्म हो गया था। दूसरी जगह वो देखिए वो सुबह का है, वो सुबह का वो कल जो पड़ा था वहाँ हट गया। ये अलग है। ये बताया जा रहा कि आज पड़ा है, अभी पड़ा है। बारिश होते ही यहाँ पर आग जलनी शुरू होगी अचानक। यहाँ काफी लोग भयभीत हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपने अभी क्या देखा यहाँ पर? जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है वैसे ही इसमें आग लग। आखिर यहाँ कहते हैं हम लोग कल भी आए थे, आज भी हम यहाँ पहुँचे थे। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? कोई नहीं आया अभी तक। सुबह से दुनिया भर की मीडिया आ चुकी है लेकिन प्रशासन कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा। हम पब्लिक से भी कहेंगे कि यहाँ से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि अगर इसी जगह बारिश पड़ने के बाद इसी जगह लगातार यहाँ पर ये सब हो रहा है, हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी यहाँ से दूर हो जाए। क्या पता कहते इसमें क्या है, क्या जनशील पदार्थ है और ऐसा इसमें है क्या। हम आपको एक बार और दिखाते हैं किस तरीके से चिंगारी मतलब किस तरीके से धधक रही है, जैसे इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या, क्या इसके अंदर केमिकल है, क्या ये जिस तरीके से इसको उल्का पिंड का नाम दिया जा रहा है, तो ये क्या कोई उल्का पिंड है। देखिए इसमें इस तरीके से विस्फोटक, जैसे कोई विस्फोटक सामग्री हो कि बिल्कुल लगातार पानी पड़ते ही लगातार यह जल रहा है। ये दूसरी जगह है, आजकल 3 जगह था, ये उसके बराबर में ही आज
ये अलग है, ये आज अलग है। और ये देखिए कि यहाँ पर कुछ कोई भी इसे छूता है तो छूने के बाद यहाँ पर करंट भी आ रहा है और आग भी निकल रही है। देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये भयानक दृश्य है एक तरीके का। और यहाँ आसपास के लोगों में बहुत दहशत का माहौल है। ये एक रिहायशी कॉलोनी है, चारों तरफ लोगों का हुजूम लग गया। कल की घटना के बाद ही यहाँ लोग काफी डरे थे, सहमे हुए लोग थे यहाँ पर कि आखिर ये है क्या। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। इतना कुछ दिखाए जाने के बाद कहते न्यूज़ 18 ने लगातार इस खबर को कहते प्रमुखता से दिखाया। रात भर कहते सबसे पहले इस खबर को हमने ही ब्रेक किया था और आज हम इस खबर पर अब भी सबसे पहले यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक शख्स और है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपने अभी यहाँ पर क्या देखा? इसकी आग काफ़ी भड़की हुई थी, घर को भी इसमें खतरा था काफ़ी। फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन कर दिया, 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या है? बिजली गिरी होगी, क्योंकि इसके जिस तरीके से बारिश तेज पड़ रही थी उसी में बिजली गिरी थी। और आग अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई बिजली का नाम दे रहा है, कोई इसे उल्का पिंड का नाम दे रहा है। आखिर ये है क्या? यहाँ दहशत का माहौल है। काश कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँच जाता, कोई वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचता और अभी तक सुबह से यहाँ कोई नमूना लेकर जाता तो शायद निष्कर्ष निकलता कि आखिर ये है क्या। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। जिस तरह से कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वायरस के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर NCR इलाके में सिर्फ मेरठ ज़िले में अब तक तकरीबन 100 मरीजों की निगरानी की जा रही है और अब गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के 3 और मुश्तबा मरीजों की जांच के लिए ब्लड सैंपल दिल्ली भेजा गया है। कोरोना के इस बढ़ते खतरे और बचाव के लिए किए जा रहे एहतियाती इक़दामात को लेकर मेरठ के चीफ मेडिकल अफसर से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। स्वाइन फ्लू के बाद दिल्ली और NCR में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मेरठ में भी खास एहतियात बरती गई है। और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी कई ऐसे मरीज़ जो चीन से आए और इटली से आए कुछ मरीज़, उनको निगरानी में रखा गया। लेकिन अभी 3 मुश्तबा मरीज़ जो हैं, कल उनका ब्लड सैंपल भेजा गया है जिनमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अभी ये 3 लोग हमारे पास कल आए हैं जिनको लक्षण है और कांटेक्ट की हिस्ट्री है इनकी उन पेशेंट के साथ में जो ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके हैं। इसलिए इन 3 का हमने सैंपल भिजवा दिया है दिल्ली। कल शाम चला गया था और आज रात तक या कल सुबह तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोनों का टेस्ट करा के उनको होम आइसोलेट रखा है। अभी उनको कल भी हमने कहा था कि हॉस्पिटल आप शिफ्ट हो सकते हैं, अभी तो बताएं हम अभी क्या करा देते हैं। बोले नहीं, हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, हम घर में अकेले हैं। और दूसरी लड़की जो थी उसने भी होम आइसोलेट के लिए ही प्रेफर किया था। तो इनका हम शाम तक वेट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। अभी तक कितने केसेस आ गए इसमें और किस तरह से जो है पूरे मामले में निगरानी की जा रही है और क्या तैयारियां हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? अभी तक हमारे पास कोई केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया है और पहले 4 सैंपल हमने भेजे थे, वो भी नेगेटिव आए थे। 97 लोगों का हमने सर्विलांस किया पे रखा था 28 दिन के तक। अब उसमें से लगभग सभी की पूरी हो चुकी है, केवल 13 या 14 लोग बचे हैं जिनका अभी सर्विलांस चल रहा है। साफ तौर पर सीएमओ साहब का यही कहना था कि जिस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं, इंतजामात किए गए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा क्योंकि बरकरार है उसके लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और जानकारी ही बचाव है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को पेश नज़र रखते हुए भीड़ वाली जगह पर जाने से बचने की अपील भी की जा रही है और एहतियात बरतने की लोगों को सलाह भी दी जा रही है। ऐसे में नमाज जुमा के मौके पर जहां नमाजी की कसीर तादाद मसाजिद में मौजूद रहती है, कोरोना वायरस के खतरे को लेकर कोई बेचैनी लोगों में नजर नहीं आई। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में खुतबे में इस वायरस से बचाव का तरीका अपनाने और एहतियात बरतने की लोगों से अपील की गई और बाद नमाज जुमा कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की सेहतयाबी की दुआ की गई। कोरोना जो वायरस है, ये वायरस जो है ये भी एक तरीके से जिस तरह से नमाज कुतुब पढ़ी जाती है और नमाज कुतुब जो है वो चांद ग्रहण के लिए होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के अदाबों के लिए होती है। तो इसलिए ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि उन्होंने भी
ऐसे वक्तों के अंदर 2 रकात नमाज अदा करी। तो ये नमाजें हम लोगों को घरों में अदा करनी चाहिए। जहाँ तक मसला नमाजों का है, मस्जिदों में नमाजों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। मेरठ में लोगों को ख़ास तौर से सोच के चलना चाहिए और अपना एहतियात बरतना चाहिए, मास्क लगा के चलें और दूरी रखें, लोगों से थोड़ा सा दूरी रखें। अगर खांसी किसी को होती है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, तो खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मामले बाहर से आ रहे हैं और लोग विदेशों से आ रहे हैं, उस तरह से तो महसूस हो रहा है कि खतरा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन एहतियात बरतने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए आदमी को। एतराज़ अलीगढ़ में डीएम चंद्रभूषण ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र एहतियाती मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है। बातें स्पष्ट की गई हैं और बाकायदे इसका हम लोग पैम्पलेट छपा करके अखबारों के माध्यम से भी लोगों को वितरित कर रहे हैं। हमने सबसे मुख्य बात यह है कि हमने कंट्रोल रूम खोला है जो 24/7 काम करेगा और उसमें लोग ऑपरेटर्स बैठ रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन करेंगे। किसी को जानकारी होगी तो जानकारी दी जाएगी। अगर किसी को कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, तो उसको एम्बुलेंस भेज करके हम उसको पिक करेंगे और पिक करके जिला अस्पताल में जो हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है वहाँ पे उनका विधिवत। सीए के खिलाफ एएमयू के बाब सईद पर तलबा का एहतजाज 82वां दिन में दाखिल हो गया है। आज तलबा ने नमाज जुमा अदा की और सीए को वापस लेने की मांग की। इसके अलावा कोरोना वायरस से भी बचने की दुआ मांगी गई। बाब सईद पर हमने नमाज जुमा अदा की है और आज हमारे इस धरने का 82वां दिन है और हमने नमाज जुमा के बाद मुल्क में अमन सलामती के लिए भी दुआ की है। और हमने जो आज कोरोना वायरस फैल रहा है हमारे मुल्क में भी है और चाइना भी है, दुनिया भर इससे मुतासिर हो रही है, उन तमाम लोगों की सेहत के लिए भी हमने आज दुआ की है। कोरोना वायरस के लिए भी दुआ की गई यहाँ पे कि कोरोना वायरस से जो लोग ग्रस्त हैं उनको भी शिफाए कामिला अल्लाह ताला अता करे। वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के ज़रिए एएमयू के शोबे तालीमात में चल रहे स्कूल ऑफ एजुकेशन में मदारिस के असातिज़ा ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग की ख़ास बात यह है कि मदारिस के असातिज़ा को जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर उलूम के साथ योगा और बैनुल मज़ाहिब की भी तालीम दी जा रही है। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, उसमें हम योगा का एक सेशन रखते हैं, एक थ्योरेटिकल सेशन होता है और एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, ताकि ये लोग अपना तनाव कम कर सकें और बेहतर कंट्रीब्यूशन जो है, बेहतर आउटपुट क्लासरूम्स में दे सकें। इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट थीम में हम कोशिश करते हैं कि सर्वधर्म समभाव की भी बात हो और एक सेशन इस तरह का हो, क्योंकि ये अपने धर्मों के बारे में, अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, दूसरे धर्मों के भी बारे में जानें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे धर्मों के बारे में जानेंगे, इस देश में जो है सांप्रदायिक सद्भाव जो है एस्पेक्ट्स या थीम्स को लेके चाह रहे हैं कि ये ट्रेन हो सके। एक तरह से ये अपने बच्चों को जाके कैसे उनको मोटिवेट कर सकें, इंटरेस्ट पैदा कर सकें और आज के दौर की जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कंप्यूटर स्टडीज़ है या फिर हम कह सकते हैं इंसेप्शन ऑफ वीडियोस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप लर्निंग, इन सारी चीज़ों को इनको बताया जा रहा है, जिससे कि वो क्या है कि ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल वेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है उससे थोड़ा अलग होकर अपने बच्चों को आज के दौर के लिए तैयार करें। बहुत अच्छी बातें हो रही है और इसमें बैनुल अक़वामी मज़ाहिब पर भी बातें हो रही हैं और इस तरह से जो है मदारिस के अंदर जो तालीम का म्यार कैसे बुलंद होगा, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के तालीम के अंदर कैसे तरक्की होगी, बच्चे कैसे तालीम से दिलचस्पी लेंगे, उनकी दिलचस्पी को हम कैसे बढ़ाएंगे। हम असातिज़ा कराम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्मार्ट क्लासेस के बारे में हमारे लिए फर्स्ट अनुभव था और कंप्यूटराइज बहुत जगह कंप्यूटर मिले हैं, नहीं मिले हैं, वो अपनी बात वहाँ रखना है कमेटी में और सरकार को अपनी, क्योंकि परसेप्शन बना हुआ, लोगों की सोच बनी हुई मदरसा में जो तालीम होती है ऐसी ही होती है, लेकिन हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन हमारे पास बहुत ऐसी रिसोर्सेज जिसको हम नहीं होने की वजह से हम वो चीज़ बेहतर ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र। असेंबली इंतखाबात को देखते हुए एक बार फिर से मुस्लिम वोटों पर सियासत जारी है। अपोजिशन ने अक़लियतों के मामले में हुकूमत पर सख्त हमला किया है। आरजेडी के मुताबिक अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से मौजूदा हुकूमत का नारा महज पानी का बुलबुला साबित हुआ है। वहीं अक़लियती फलाह के वज़ीर फ़िरोज़ अहमद ने अपोजिशन को अक़लियती फलाह के सिलसिले में बहस करने का चैलेंज दे दिया है। वाज़ेह है कि बिहार में इस साल के आखिर में असेंबली का इंतखाब होना है। सूबे की 17% अक़लियती वोटों को हासिल करने की अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार पार्टी के बीच हुड़ मची हुई है। मदरसे का मामला जो उठाया गया
या उर्दू का मामला उठाएगा असेंबली में। लोग हमारे लड़ रहे हैं, मदरसा यूनियन के लड़के लड़ रहे हैं, फिर वहाँ से सड़क से लेकर सदन तक इस बात को रखी जा रही है, फिर भी सरकार के कान पर जीव नहीं रही है। जैसे बयानबाजी से ये अपना काम चलाने में माहिर हैं, तो वही काम चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसी पर हमारा वोट बैंक बन जाएगा। दिल पे हाथ रखकर ईमानन सोचे कि अकलियतों के हिंदुस्तान के सरजमी पे अगर किसी ने कोई लकीर खींचा है जिसका नाम है नीतीश कुमार, इसका कर्ज जो है हम अकलियतों पर है। अगर ईमानन बात करें, राजनीति की बात करने के लिए ये जो है विरोधी कहते हैं एक भी कोई ऐसा स्कीम बना दे जो अकलियतों के बेहतरी के लिए, जो है अकलियतों के बच्चे बच्चियों के लिए। खानदानी सियासत को सियासतदानों की अलग अलग राय है। बीजेपी लीडर आरजेडी पर खानदानी सियासत का इल्जाम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एलजेपी के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। वहीं जेडीयू लीडरों का कहना है कि उनकी पार्टी में खानदानी सियासत नहीं है। अगर उनको परिवार मानते हैं और राजनीति करने वाले सबको अधिकार है, अगर परिवार के हर व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट लेता हो तो फिर उसको अगर कोई पद मिलता हो तो उसको राजनीति में पद से जोड़कर और परिवारवाद से जोड़कर नहीं चलना चाहिए। सभी पार्टी की अलग अलग पार्टियां होती हैं, अपना अपनी उनकी राजनीतिक विचारधारा और अपना एजेंडा है। लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बतावेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं। जनता दल यू ही परिवार बेस पार्टी नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनकी अंदरूनी बात है, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात तो सर्वविदित है कि परिवार से ऊपर कुछ पार्टियां हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। यह चूंकि राजनीतिक दलों का आंतरिक मामला है, यह उनके विवेक पर है कि वो अपने संगठन का दायित्व, संगठन की जिम्मेदारी किन लोगों को दे। इस पर किसी को भी एतराज करने की आवश्यकता नहीं है। असेंबली कानून साज काउंसिल लोकसभा और राज्यसभा में खवातीन को 50% रिजर्वेशन की मांग को लेकर कानून साज काउंसिल के बाहर खवातीन अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। एहतजाज में हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों की खवातीन अरकान असेंबली शामिल थी। इस एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। महिला अपने अधिकार को लेकर करके आवाज बुलंद कर रही हैं। देख सकते हैं कि सदन में चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पे आवाज बुलंद कर रही हैं। बात करते हैं जेडीयू के विधायक हैं, ये बताइए कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण जो हम लोग का कई दशक से आरक्षण का मांग चला आ रहा है और आज तक नहीं लागू हुआ, तो बगैर महिलाओं को सशक्त किए हुए राज्य और हमारा देश सशक्त नहीं होगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, पंचायती राज में मिला है, अब हम लोग का मांग है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में। आप क्या कहेंगी? हम भी सरकार लगातार कहती है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। बिल्कुल, सरकार कहती है कि महिलाओं को आरक्षण दिए, महिलाओं के आरक्षण पंचायत में दिए हैं और प्रखंड में दिए हैं, विधानसभा में नहीं दिए हैं, लोकसभा में नहीं दिए, राज्यसभा में नहीं दिए। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण हो, महिलाओं को आरक्षण मिले। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, ये नारा। 33% आरक्षण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी सरकार से मांग करते हैं कि आधी आबादी की बात होती है, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। पार्लियामेंट और विधानसभा में हम लोग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आज़ादी तो हम लोगों को सरकार की तरफ से मिल ही गया है, आज़ादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपना आरक्षण जो 50% का है उसका मांग करते हैं। बाकी हम लोगों का ख्याल तो सरकार रखती है और आगे भी रखेगी। ये कह रही है कि हम जो है वो चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और इसी मांग को लेकर के चाहे सत्ता पक्षी विधायक हों या विपक्ष की विधायक है, सभी एकजुट है, लामबंद है और सीधे तौर पे कह रही हैं कि हमें विधानसभा से लेकर के विधान परिषद, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक जो है आरक्षण चाहिए, 50% आरक्षण चाहिए। खैर अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितनी तरजीह देती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खास बात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।